नमस्कार किसान भाइयों। मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फसलों में, साग सब्जियों में, फलों में जो बार बार रोग लगते हैं, बीमारियां आती हैं, इनको लेकर भी हमारे किसान भाई बहुत परेशान हैं। बार बार दवाइयां छिड़कते हैं, इंसेक्टिसाइड छिड़कते हैं, कई तरह के उपाय करते हैं, लेकिन वो बीमारी ना तो नियंत्रण में आती हैं। इसके अलावा हमारे किसान भाइयों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ता है, अतिरिक्त खर्चा आता है। इसको लेकर भी हमारे किसान भाई बहुत परेशान रहते हैं। इस समस्या से वो कैसे निजात पा सकते हैं, तो आज हम बात करेंगे कि हमारी फसलों में, हमारे साग सब्जियों में, हमारे फलों में बार बार लगने वाले रोग, उनके कारण क्या हैं, उससे कैसे मुक्ति पा सकते हैं। तो हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें। और यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कोई शंका है, उसका निवारण चाहते हैं, तो भी आप मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स दे सकते हैं, उसकी जानकारी दे सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे किसान मित्रों के फोन आते हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश में सेब, दूसरे फलों की किसानी करने वाले किसान हों, कश्मीरी किसान हों, देहरादून और उत्तराखंड के किसान हों, या फिर साग सब्जी करने वाले मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र के किसान हों। वो अपनी फसलों को लेकर बहुत तरीके से चिंतित रहते हैं। और कई किसान तो ये कहते हैं कि यदि वो साग सब्जियों की फसल करते हैं तो मिर्ची पर, टमाटर पर, बैंगन पर उनको लाखों रुपए के कीटनाशक, लाखों रुपए की जो इंसेक्टिसाइड खरीद कर अपनी फसलों पर, अपने साग सब्जियों को बचाने के लिए छिड़कने पड़ते हैं। इसी तरह मेरे पास महाराष्ट्र से, पूना से, नासिक से, कई जगह से मेरे किसान मित्रों के फोन आते हैं कि उन्हें अपने जो पपीते की फसल है उसको सुरक्षित रखने के लिए, रोगों से बचाए रखने के लिए 50-60 हजार से लेकर 1-1.5 लाख रुपए तक के कीटनाशक खरीद कर अपने अपने फलों के पेड़ हैं तो बार बार छिड़कने पड़ते हैं, फिर भी उनका रोग नियंत्रण में नहीं आता। कई बार तो जो अंगूर की जो खेती करते हैं, अनार की खेती करते हैं, उनको भी लाखों रुपए का कीटनाशक छिड़क कर अपने फसलों में छिड़कना पड़ता है। इसके कई प्रभाव पड़ते हैं। पहला प्रभाव तो यही है, इससे फसलों का इससे फलों का स्वाद खराब होता है। साग सब्जियों की जो लिविंग पीरियड है, सुरक्षित रहने की अवधि है, वो घटती है, स्वाद भी खराब होता है, कड़वापन आ जाता है उनमें, और कई तरह की विकृति आ जाती है। इसके अलावा जितनी आय हो सकती है उसमें से सिर्फ 1/4 से भी कम आय रह जाती है। उसको लेकर हमारे किसान बहुत बहुत परेशान हैं। तो कारण यदि हम देखें कि बार बार जो रोग होते हैं, बीमारियां लौटती हैं, हमारी उत्पादकता पर को प्रभाव डालती है, उसके कारण क्या है? तो कारण एक ही है कि एक तरफ तो हम अपनी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए आवश्यकता से अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं। हमें यूरिया की 1 बोरी की जरूरत होती है तो 3-3 बोरी डाल देते हैं। डीएपी है, फास्फोरस की बात है, पोटाशियम की बात है, सल्फर और कैल्शियम की बात है, जिंक की बात है, तो ये भी हम आवश्यकता से अधिक डालने का प्रयास करते हैं। कारण वही है जो बार बार मैं बताता हूँ कि हमारी मिट्टी के अंदर, हमारे खेत में जो मिट्टी है, अब उसमें उत्पादकता की दर को बढ़ाए रखने की क्षमता नहीं रही, उसकी शक्ति समाप्त हो गई है। हमने इतनी उससे अर्निंग ले ली है, इतना उसको उपयोग कर लिया है कि अब उसके अंदर वो शक्ति नहीं बची, उस प्राण शक्ति नहीं बची कि वो हमें अतिरिक्त उत्पादन दे सके। लेकिन हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि जिन पौधों को, जिन बीजों का हम प्रयोग करते हैं, जिन्हें उन्नत किस्म के पौध कहते हैं, उसकी तो आशा बहुत ज्यादा रहती है। तो उस आशा को पाने के लिए हम उन्हीं बीज विक्रेता के पास जाते हैं, कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेते हैं, या अड़ोसी पड़ोसियों से सलाह लेते हैं, तो वो कहते हैं इसमें किसी पोषक तत्व की कमी रह गई है तो उसको बढ़ाएं। तो उसकी सलाह में आकर हम अतिरिक्त मात्रा में यूरिया का प्रयोग कर लेते हैं, फास्फोरस का प्रयोग करते हैं, डीएपी का प्रयोग करते हैं, पोटाशियम का प्रयोग करते हैं, और हर तरह के केमिकल का प्रयोग करते हैं। इससे एक तरफ तो हमारी मिट्टी खराब हो जाती है, दूसरा जितना अधिक हम केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करते जाते हैं, उतनी ही मिट्टी की संरचना बदलाव आता जा रहा है। मिट्टी कठोर होती चली जाती है, और जब मिट्टी कठोर होती जाती है तो उसमें ऑक्सीजन का आवागमन रुक जाता है। ऑक्सीजन के आवागमन से मिट्टी की आंतरिक संरचना में बहुत परिवर्तन होता है। पहला परिवर्तन तो यही है कि ऑक्सीजन के हवा में जो मित्र जीवाणु मिट्टी के अंदर सक्रिय रहते थे, जो नाइट्रोजन को उपयोगी बनाते थे, फास्फोरस को उपयोगी बनाते थे, यहाँ तक कि जो रोग कारक जो सूक्ष्म जीव हैं,
चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंगस हो, चाहे वायरस हो या निमेटोड्स हो, इन सबको निष्क्रिय रखते थे, इन सब को निम्न स्तर पर बनाए रखते थे, वो मर जाते हैं और ये रोग कारक जीवाणु अपनी संख्या बढ़ाने में, अपना संवर्धन करने में कामयाब हो जाते हैं और इसीलिए ये हमारी फसलों पर जड़ों के माध्यम से या विभिन्न माध्यमों से आक्रमण करके कई तरह के रोगों का कारण बनते हैं। दूसरा, हमने जितना अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग किया है उससे बायोडायवर्सिटी का अर्थ है कि आसपास की वनस्पतियां, पेड़ों को समाप्त कर दिया हमने। यहाँ तक कि हमने जो हमारे मित्र जीव होते थे, कीट होते थे, उनको भी पूरी तरह से मिटा दिया है। इसी के कारण अब तो हमें तितलियां नजर आती हैं, भंवरे नजर आते हैं, ना मधुमक्खी नजर आती है, ना मेंढक नजर आते हैं, यहाँ तक कि सांप भी नजर नहीं आते और दूसरे जीव कितने से मिटे हमें उसकी पूरी जानकारी नहीं है। ये सब जीव हमारी फसलों को रोगों से सुरक्षित रखने में मदद करते थे। आपने देखा हो, जब आप हल चलाते हो खेतों में तो अनायास कई तरह के चिड़िया है, कई तरह के पक्षी हैं और मंडराने लगते हैं और मिट्टी में चोंच मार के कुछ खोजते हैं, कुछ खाते हैं। और आपने देखा होगा, एक दो ऐसी पक्षी नहीं, सैकड़ों की संख्या में वो पक्षी, जब तक आप खेत पे जुताई करते हो, ट्रैक्टर चलाते हो, तब तक वहां सक्रिय रहते हैं। पानी देने के समय भी देखते हैं, क्योंकि कई बार पानी देने में, जो खेत की जुताई करने में, कई भूमि के अंदर जो जीव रहते हैं, अब वैसे तो केंचुआ रहता नहीं, जब जब हमारे खेत में पर्याप्त संख्या में केंचुए रहते थे तो वो बाहर आते थे, उनको बहुत सारे पक्षी खाते थे। इसी तरह पक्षी दूसरे जो हानिकारक कीट हैं उनको अपना अपना शिकार बनाते हैं, तो इनको समाप्त कर दिया। तो इनको स्थापित ना करने से ये रोगों की संख्या बढ़ रही है। अब इनसे मुक्ति कैसे पाए, क्योंकि देखा गया है कि आप किसी एक रोग को नियंत्रण करने की एक दवा लाते हैं, उसके कारण दूसरा रोग आ जाता है, दूसरा कीट आ जाता है। मैंने तो देखा है कि सोयाबीन की फसल पे, किसी मटर की फसल पे या किसी और फसल पे एक बार इल्ली आ जाए तो इल्ली को नियंत्रण करने पर बार बार कई कई दवाएं बदलनी पड़ती है, उसमें भी लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है, तो किसान थक जाते हैं। तो उससे बचने का एकमात्र उपाय तो यही है कि मिट्टी को स्वस्थ करें, मिट्टी को हम निरोगी करें। मिट्टी निरोगी होगी तो निश्चित रूप से रोगों का संक्रमण घट जाएगा, मिट्टी में ताकत आएगी, मिट्टी में जो मित्र जीव हैं, मिट्टी में सूक्ष्म जीव हैं, वो सक्रिय होंगे और हानिकारक जीवों को समाप्त कर देंगे। फिर हमारी मिट्टी सामान्य हो जाएगी। एक उसका एक और हल है कि यदि आप रोगों से घिरी गए, आपकी साग सब्जियों में, फलों में रोग लगी गए, तो आप उसकी एक उपाय तो साधारण सा कर सकते हैं। वो ये है कि जब भी आप बुवाई करें तो बुवाई के समय खादों के साथ में, जो भी खाद आप प्रयोग करते हैं उसके साथ में नीम की खली है, महुआ की खली है, सरसों की खली है, इसका मिश्रण डाल बना के साथ में अवश्य दें, क्योंकि इनमें बहुत सारे ऐसे तत्व रहते हैं जो रोग कारक जीवों को विकसित होने से रोकते हैं, जड़ों को मजबूत करते हैं, जो जड़ों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो एक काम तो ये करें, गोबर की खाद यदि प्रयोग करते हैं तो उसमें मिश्रित कर दें। मिश्रण यही है कि गोबर की खाद यदि आप 5 क्विंटल ले रहे हो तो कम से कम उसमें 60-70 किलो के आसपास नीम की खली है, सरसों की खली है, महुआ की खली है, ये मिल जाएं तो उनको उसमें मिश्रित कर दीजिए और उसको आप इसके साथ में चाहो तो आप ट्राइकोडर्मा आदि का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक अलग विषय बन जाएगा, उसकी फिर चर्चा करूंगा। तो बुवाई के समय ये करें। दूसरा कि जब भी आपको लगे लगे नहीं, जैसे ही आपके फसलों में फ्लावरिंग की शुरुआत हो तो उससे पहले आप देसी गाय यदि आपके पास है, देसी गाय नहीं तो आप बाजार से छाछ ले आइए, दही ले आइए, खट्टा कर लीजिए। खट्टा करना बहुत सहज है, क्योंकि उसे तांबे के बर्तन में 2-4 दिन बाहर रख दीजिए। गर्मी है तो 2-3 दिन में बहुत खट्टा हो जाता है, सर्दी है तो उसको 5-7 दिन लगते हैं। तो खट्टा हो जाए तो उसमें आप नीम की पेस्ट बना के उसका रस उसमें निचोड़ दीजिए। तुलसी की पत्तियां लेके उनका पेस्ट बना के, चटनी बना के उसको निचोड़ दीजिए। तांबे के बर्तन में तो आपने रखा ही है। तो और अदरक यदि मिल जाए, कच्ची अदरक मिल जाए तो बहुत अत्युत्तम है, नहीं तो पाउडर होता है उसको पानी में भिगो के उसका रस निचोड़ के उसमें डाल दीजिए और इस सब का स्प्रे गुड़ का डाल दीजिए इसमें। गुड़ से इसको फर्मेंटेड कर लीजिए, उसका स्प्रे आप फसलों पर हफ्ते में 2 बार, 15 दिन में 2 बार आप अपनी सुविधा के अनुसार करते रहिए। यदि सुरक्षा के लिए करना है तो 15 दिन में 2 बार इसकी स्प्रे करना पर्याप्त है। अन्यथा यदि रोग हो जाए तो हफ्ते में 2 बार करना इसकी जरूरी है। तो उससे
काफी हद तक आपकी साग सब्जियां, आपकी फसलें, आपके जो फलों के पेड़ हैं, फल फल हैं, वो रोगों से काफी हद तक नियंत्रित हो जाएंगे। दूसरा, यदि आप मिट्टी में, जैसा कि मैं कई बार पहले भी कहता हूँ, यदि आप बुवाई से पहले खेत की जब तैयारी करते हैं तो गोबर भस्म संपूर्ण है। गोबर भस्म संपूर्ण इसलिए कहते हैं, उस पर हम प्रयोग कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और नाम मात्र का है। वैसे खुद भी आप तैयार कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, खट्टी छाछ का प्रयोग कर सकते हैं। आप देसी गाय का ताज़ा गोबर लेके 10-15-20 केजी के आसपास ताज़ा गोबर लेके उसमें 2-3 किलो के आसपास गोबर डाल दीजिए। 15-20 किलो के आसपास से नीम की पत्तियां हो ताज़ा वो ले लीजिए, निमोली हो तो वो ले लीजिए, लहसुन हो तो वो ले लीजिए, तुलसी की पत्तियां मिल जाए तो वो भी अच्छा है, मोरिंगा की पत्तियां मिल जाए तो वो भी अच्छा है। इन सब का पेस्ट बना के और उस गोबर में, गोबर जो आपने लिया है उसमें डाल के इसको फर्मेंटेड करने के लिए 5-7-10 दिन के लिए, जैसा आपके आसपास तापमान है वहाँ उसको फर्मेंटेड होने दीजिए। गर्मी का जो मौसम है तो 7 दिन में आपका स्प्रे तैयार हो जाता है। जो सर्दी का मौसम है 10-15 दिन के आसपास समय लगेगा। तो जब वो फर्मेंटेड हो जाए तो अच्छे से हाथ से मसल के छान लीजिए, फिर उसमें पानी भर के फिर उसको गुड़ डाल के फिर धूप में रख दीजिए, तो फिर दोबारा से फर्मेंटेड हो जाएगा, वो भी स्प्रे आपका तैयार हो जाएगा। क्योंकि जो स्प्रे तैयार हुआ है उसको लेकर उसमें 10 गुना के आसपास पानी मिला के, यदि आप 5 किलो के आसपास ये सॉल्यूशन देते हैं तो उसमें 50 किलो पानी मिला के आप अपनी फसलों पर, साग सब्जियों में, फलों के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। और जो चाहो तो उसको आप सिंचाई के साथ जड़ों को भी दे सकते हैं, कि जड़ों के माध्यम से भी कई तरह के रोगों को रोक देता है। आपकी फसल रोगों से मुक्त हो जाती है, साथ ही उसकी ग्रोथ में बदलाव आता है। कई तरह के पोषक तत्व आपकी फसलों को उसके माध्यम से मिल जाते हैं और जड़ें भी स्वस्थ हो जाती हैं। तो ये कर सकते हैं। और बुवाई के समय यदि आप गोबर गोबर भस्म संपूर्ण का प्रयोग करें तो उससे तो और अद्भुत प्रयोग होते हैं, क्योंकि उससे तो हमने बनाया स्पेशल मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, मिट्टी को परिपूर्ण करने के लिए, मिट्टी में जो कमियां हैं, जो दोष आ गए हैं, जो उसमें कमियां उत्पन्न हो गई हैं, उनको दूर करने के लिए तैयार किया है। तो उसमें गोबर भस्म संपूर्ण में गोबर का एक्सट्रैक्ट है, देसी गाय के गोबर का एक्सट्रैक्ट है, साथ ही गोबर की जो राख होती है उसका मिश्रण है। इसके अलावा उसमें सी बीड्स है, मोरिंगा लीव्स है और 12 तरह के आसपास जड़ी बूटी है। जड़ी बूटियां यही हैं, तो ज़्यादा कोई विशेष स्पेशल हिमालय से नहीं खरीदी गई, जो हमारे आसपास होती हैं और जो अच्छी अवस्था में तोड़ी गई हैं वही रहती है इसमें। पहला तो यही है कि हल्दी है, ग्लो है, काल मेघ है, ऐसी 10-12 के आसपास हमने जड़ी बूटियों का एक्सट्रैक्ट लिया है और इस मिश्रण को परिपूर्ण बनाया है। आप इसको प्रथम बार प्रयोग करेंगे तो बुआई की से पहले खेत तैयारी के समय 1 से 1.5 किलो के आसपास इस गोबर भस्म संपूर्ण को लेकर 50 से 100 लीटर पानी में आप सॉल्यूशन तैयार कर लीजिए। 8-10 घंटे में यदि तैयार हो जाए, गाढ़ा हो जाए, तो सिंचाई के समय अपने खेत को दे दीजिए। जब वो मिट्टी जुताई युग हो जाए, जुताई करके आप जो बोना चाहें, जो पौध लगाना चाहें वो लगा दीजिए। और जब भी इसका सिंचाई करें, इन पौधों को जब भी सिंचाई की आवश्यकता हो, फसलों को हो, तो उस समय इसका 200 से 300 ग्राम, 400 ग्राम के आसपास, जो फसल और प्रकृति वहाँ की मिट्टी की प्रवृत्ति है, मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसके आधार पर इसकी मात्रा लेकर उसका सॉल्यूशन 20 से 25 लीटर पानी में बना के और 8-10 घंटे के बाद जब भी आप सिंचाई दें तो सिंचाई के साथ फिर इसको आप देते रहिए। आप देखेंगे कि इसके साथ न केवल रोगों से मुक्ति आपकी फसलों को मिलेगी, आपके पास अतिरिक्त जो बोझ पड़ जाता है उससे मुक्ति मिलेगी, बल्कि खेत की मिट्टी बहुत ही मुलायम, बहुत ही भुरभुरी, बहुत ही उपयोगी, स्वस्थ बन जाएगी। आप देखेंगे 2-4-5 बार जब इसका प्रयोग आप कर लेंगे, मिट्टी भुरभुरी नहीं बनेगी, अचानक उसमें कई तरह के बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। मिट्टी में ऑक्सीजन का प्रवेश बढ़ जाता है, क्योंकि चारों तरफ केंचुए दिखाई देने लग जाते हैं। मिट्टी में नमी आ जाती है, मिट्टी का पीएच बैलेंस हो जाता है। और ऐसी मिट्टी को जब आप मिट्टी जांच के लिए भेजेंगे, आप किसी लेबोरेटरी की मिट्टी जांच रिपोर्ट देखेंगे अपने खेत की, तो आप बहुत आश्चर्यचकित होंगे। मैं तो कहता हूं कि कोई भी मेरा प्रयोग है करने से पहले आप मिट्टी की जांच कराएं और उसकी जांच को फिर दोबारा से 4-5 महीने के बाद कराएं, यानी कि एक फसल के बाद जब 5-6 बार आप उसका प्रयोग कर लें उसके बाद कराएं।
आप निश्चित रूप में 200 200% का अंतर देखेंगे। पहले कहाँ मिट्टी हार्ड होती थी, इसमें कई तरह के पोषक तत्वों की कमी थी, इसमें ऑर्गेनिक कार्बन नहीं था, पोषक तत्वों का भारी अभाव था। आप देखेंगे जैसे ही 4-5 बार इसका प्रयोग करते हैं, मिट्टी का जो भौतिक और रासायनिक संरचना बदल जाती है, उसमें पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ने शुरू हो जाती है, उसकी पोषकता बढ़ जाती है, उसमें इलेक्ट्रिक प्रवाह की गति है, उसमें बदलाव आ जाता है, पीएच सामान्य स्तर पर आ जाता है, उसमें नमी बनी रहने लगती है। इसके अलावा उसमें ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। ये सब चीज के संकेत है कि अब आपकी मिट्टी सामान्य हो रही है। जब मिट्टी सामान्य होती है, मिट्टी का जो भौतिक और रासायनिक बदलाव होता है, तो उसमें जो माइक्रोबी जो जीवाणु सक्रियता है वो बढ़ जाती है। जीवाणु सक्रियता का बढ़ने का अर्थ है कि अब आपकी मिट्टी में रोग कारक जीवाणु की उपस्थिति निम्न स्तर पर है। इस तरह आप देखेंगे कि आपकी फसलों में बार बार रोग लगते हैं, आप सब्जियां फल रोगग्रसित होते हैं, कीट पतंगे आपकी फसलों पर ज्यादा हमला करते हैं, उनसे आपको सहजता से मुक्ति मिल जाती है। तो आप जिस चिंता को लेकर अभी तक परेशान है कि बार बार अब कीटनाशक खरीदने पड़ते हैं, फफूंदीनाशक दवाएं खरीदनी पड़ती है, बैक्टीरिया नाश के लिए इंसेक्टिसाइड खरीदने पड़ते हैं, इसका आप अतिरिक्त बोझ पड़ता है, आय में गिरावट आती है, उसमें सहजता से मात्र इन छोटे से प्रयोगों से आपको मुक्ति मिल जाती है। ऐसे आप किसी पार्टिकुलर फसल की बात करेंगे तो उसके संबंध में आगे वीडियो बनाऊंगा, आप उसमें देख सकते हैं। यदि आपकी कोई जिज्ञासा किसी विशेष फसल के ऊपर वीडियो बनाने की है तो सूचित करें, मैं उसमें भी आपके लिए सहायता करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद मित्रों।